बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। ये प्रैक्टिस सेट हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। आज जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा पार्टनरशिप। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी लगती है आपके किसी भी क्वेश्चन में तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको जल्द से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वॉज पास्ड इन। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कब पास हुआ था? 1956, 57, 32 या फिर 1872? सिंपल है, आप सबको पता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमारा पास हुआ था 1932 में। 1956 में क्या पास हुआ था? हमारा कंपनीज एक्ट। ठीक है, और 1872 हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट है, अ पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन फॉर्म टू कैरी ऑन बिजनेस टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ। किस पर्पस से? प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, रेंडरिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी, डिस्चार्जिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या आपको लगता है क्या होगा इसका आंसर? ये तो आपको पता है कि पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होते हैं और किसी बिजनेस को साथ करने के पर्पज से वो लोग इकट्ठे होते हैं और इस पार्टनरशिप को करते हैं। और उसका मेन पर्पस क्या होता है? तो पार्टनरशिप का मेन पर्पस है कि वो कुछ प्रॉफिट अर्न करेंगे। अगर वो सिर्फ सोसाइटी को हेल्प करने के लिए या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज के लिए ये सब काम कर रहे हैं तो वो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगी। ठीक है, वो हमारा पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, क्योंकि पार्टनरशिप में सब मेन एलिमेंट होता है, या डिफरेंस की बात करें कोऑपरेटिव और पार्टनरशिप में तो वो अर्निंग ऑफ प्रॉफिट का होता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हु कैन बिकम द मेंबर ऑफ अ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में जो यहाँ पे मेंबर है वो कौन हो सकता है? एक कंपनी हो सकती है, एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म हो सकती है, या फिर नन ऑफ दीज। ये भी सिंपल है, आपको पता होगा कि जब पार्टनरशिप में मेंबर्स बनते हैं तो कौन कौन उसका मेंबर हो सकता है। तो एक इंडिविजुअल मेंबर हो सकता है, ठीक है, कंपनी, जॉइंट हिंदू फैमिली ये नहीं हो सकते, एक इंडिविजुअल हो सकता है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन द फर्म। कौन पार्टनर नहीं बन सकता फर्म के अंदर? अ माइनर, अ मैरिड वुमेन, अ लुनाटिक, या फिर नन ऑफ द अबव। आपने कंडीशंस पढ़ी होंगी पार्टनरशिप में कि कौन कौन पार्टनर बन सकता है, तो उसके बेसिस पर आपको बताना है यहाँ पर आंसर। देखिए यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लुनाटिक। यहाँ पर नहीं बन सकता क्योंकि वो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसको वो नहीं समझ सकता, और जो भी पार्टनर्स हैं उनको सारी चीज़ें समझनी होंगी कि किस कंडीशंस पे वो लोग पार्टनर बन रहे हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, और कितना उनका शेयर होगा, ये सब उसको समझ में आना चाहिए। एक माइनर और एक मैरिड वुमेन बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को लेने के लिए बनेगा। कंपनी में वो सॉरी पार्टनरशिप के अंदर जो भी लॉस होंगे उसको वो बेयर नहीं करेगा, और यहाँ पर माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी गार्जियन के थ्रू किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज एसेंशियल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। बताइए इसमें से कौन सा आपको लगता है ऑप्शन जो कि एसेंशियल है एस्टैब्लिशमेंट के लिए? एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, लॉफुल बिजनेस, कंसेंट ऑफ 2 और मोर पर्सन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए पार्टनरशिप के एसेंशियल्स की बात करें तो ये सारे ही राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, लॉफुल बिजनेस है यानी कि वो जो भी काम करेंगे उसका पर्पस लॉफुल होना चाहिए, कोई भी ऐसा इलीगल काम उन्हें नहीं करना है, और यहाँ पर जो भी 2 या 2 से अधिक पार्टनर्स बन रहे हैं इसके अंदर उनकी कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, देखिए इसमें ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के आपको डाला है कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए बहुत अच्छे से आंसर करिएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस कैन बी 10, 20, 15, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? कितना होना चाहिए बैंकिंग में मैक्सिमम नंबर? 10। ऑप्शन ए राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप फर्म मस्ट बी 20, 10, 7 या 2। क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा इसका आंसर, मिनिमम जो है 2 होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स बताने हैं, एनी बिजनेस अदर देन फर्म मस्ट बी, यानी फर्म को छोड़कर कोई और बिजनेस है तो उसमें मैक्सिमम कितने होने चाहिए मेंबर हमारे? अभी अभी हमने डिस्कस किया था कितने होने चाहिए, 20। सी यहाँ पे राइट आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए, एवरी पार्टनर इज अ प्रोप्राइटर और ओनर ऑफ द फर्म, एजेंट ऑफ द फर्म, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। हर पार्टनर क्या होगा? कोई भी पार्टनर जो है, प्रत्येक पार्टनर की बात करें तो क्या कहलाएगा? सी, ए एंड बी। उसको हम प्रोप्राइटर ओनर भी बोल सकते हैं फर्म का, एक एजेंट भी बोल सकते हैं, जो कि सारे लोग मिलके फर्म के लिए काम कर रहे हैं, जो फर्म का जो उनका पर्पस है उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, तो आप ओनर भी बोल सकते हो, प्रोप्राइटर भी बोल सकते हो, या फिर एजेंट भी बोल सकते हो। तीनों ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी, एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किस तरह का होना चाहिए? ओरल होना चाहिए, रिटेन, आइदर ओरल और रिटेन, या फिर नन ऑफ दीज? किस तरह का होना चाहिए एग्रीमेंट पार्टनरशिप में? देखिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात करें तो ये हमारा ओरल और रिटेन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि पार्टनर्स किस तरह का कराना चाहते हैं। अगर वो ओरल कराना चाहते हैं तो ओरल एग्रीमेंट हो सकता है, रिटेन कराना चाहते हैं तो रिटेन भी हो सकता है। लेकिन रिटेन कराने से आगे अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वहां पर आप उनको किसी भी तरह का कोई भी आपके पास सबूत होगा एक तरह से कि हाँ, हमने ये वाली टर्म्स एंड कंडीशंस रखी थी। लेकिन अगर आप ओरल कराओगे तो आपके पास कोई भी ऐसा विटनेस नहीं होगा कि हाँ, ये चीज़ है, ये डॉक्यूमेंट है हमारे पास, हमने ऐसा किया, क्योंकि उस समय तो आपने वो ओरल किया था। इसलिए रिटन कराना बेस्ट रहता है, लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर वो उन लोगों में म्यूचुअल कंसेंट है, वो आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट है, तो एक दूसरे पे ऊपर, तो वो ओरल भी करा सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कंटेन द रूल एज टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म? बताइए किसके अंदर मैक्सिमम नंबर्स बताए गए हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, या फिर बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट? क्या हो जाएगा आंसर? देखिए, मैक्सिमम नंबर्स की बात करें पार्टनर्स के लिए तो ये हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बताया गया है। और ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 1932। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय, एक पार्टनरशिप किसके द्वारा क्रिएट की जाती है? रजिस्ट्रेशन के द्वारा, सर्कमस्टांसेस, कॉन्टैक्ट, या फिर लॉ ऑफ सक्सेशन? बताइए किसके द्वारा हमारी पार्टनरशिप क्रिएट की जाएगी? देखिए, रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन हमारा कंपनी का होता है, किसी कोई बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका होता है, इंडिविजुअल कराता है। ठीक है, सरकमस्टांसेस नहीं होगा, ये हमारा पार्टनरशिप होता है कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। जो भी पार्टनर्स होते हैं आपस में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं। अगर वो उनका शॉर्ट टाइम का है तो वो टाइम लिखते हैं, किसी मेन पर्पस के लिए कर रहे हैं तो वो पर्पस लिखते हैं, नहीं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं उस बिजनेस को। और जो भी प्रॉफिट होता है वो उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो भी इसमें लिखा जाता है, और कितने मेंबर्स हैं वो सब लिखे जाएंगे। जो भी उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई हैं ये सारी चीजें उसमें नोट डाउन की जाएंगी। इसलिए ये हमारा पार्टनरशिप क्रिएटेड बाय कॉन्टैक्ट। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज अ स्लीपिंग पार्टनर? स्लीपिंग पार्टनर जो है वो क्या है? द पार्टनर हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन ऑपरेशन ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, द पार्टनर हु हैज बीन रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म,
द पार्टनर हु डज नॉट डिमांड द शेयर ऑफ प्रॉफिट या फिर ऑल ऑफ द अबव। एक स्लीपिंग पार्टनर कौन कौन किस तरह का पार्टनर होता है बताइए। आप लोगों को टाइप्स ऑफ पार्टनर सारे पता होंगे ना, नहीं तो मैं थ्योरी में आपको डिस्कस कर लूंगी। बताइए क्या होगा आंसर इसका स्लीपिंग पार्टनर का। देखिए स्लीपिंग पार्टनर की बात करें तो स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो कंपनी के किसी भी काम में पार्टिसिपेट नहीं करता है। एक तरह से हम बात करें तो आप शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं कि वो स्लीप कंडीशन में होता है, यानी आपको ऐसा लगेगा कि ये पार्टनर है ही नहीं या सोता रहता है। सोता रहता का मतलब भी तो यही होता है कि वो कोई काम नहीं कर रहा, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा। सेम यही इसका काम होता है कि वो कंपनी में कोई भी काम होगा, कोई भी ऑपरेशन होगा, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए उसको स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है अ फर्म इज डिसॉल्व्ड व्हेन। एक फर्म डिसॉल्व होती है कब? जब टर्म उसका ओवर हो जाता है, जब पार्टनर की डेथ हो जाती है, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, या फिर इन द केस ऑफ डेथ ऑफ ऑल बट वन पार्टनर। बताइए। देखिए याद रखिए यहाँ फर्म की बात की जा रही है, पार्टनरशिप की नहीं। दोनों में डिफरेंस है, पार्टनरशिप डिसॉल्व होने में और पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने में। और अगर दोनों में अंतर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से कि पार्टनरशिप के डिसॉल्व होना क्या होता है और पार्टनरशिप फर्म के डिसॉल्व होने में क्या होता है। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहे हैं कि इन द केस ऑफ डेथ ऑफ ऑल बट वन पार्टनर, यानी कि सारे पार्टनर्स की डेथ हो गई एक पार्टनर को छोड़ के। और आपने अभी अभी एसेंशियल फीचर्स पढ़े थे, उसमें क्या बताया था कि जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है वो टू और मोर देन टू पर्सन से होती है, यानी कि कम से कम मिनिमम पर्सन कितने हैं? दो। लेकिन यहाँ पर तो अब एक ही बचा और सिर्फ एक पार्टनर बचा है, तो वो कोई पार्टनरशिप नहीं होती। ठीक है, तो एक पार्टनर है यानी कि अब फर्म में पूरी डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, टर्म इज ओवर। टर्म इज ओवर की बात करें तो यहाँ पे जरूरी नहीं है पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे डिसॉल्व हो जाए। टर्म ओवर होने में उनकी पार्टनरशिप जो होती है कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप का, वो डिसॉल्व होता है। सिर्फ वो आगे चाहें तो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करके उस फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्म अभी डिसॉल्व नहीं हुई है, सिर्फ उनके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो डिसॉल्व हुआ है। ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर सेम यही है, फर्म डिसॉल्व नहीं हुई है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई है। तो फॉर एग्जांपल पहले चार लोग थे, उनके बीच कांटेक्ट हुआ था, अब एक पर्सन मर गया, तो उसमें जो अब तीन लोग हैं वो दोबारा से कांटेक्ट करके उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह का हमारा ऑप्शन सी में है ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। इसमें भी क्या होता है, कोई रिटायर हो गया, अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो दोबारा से कांटेक्ट करेंगे और उस पार्टनरशिप फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस में हमारी पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व होगी, लेकिन ऑप्शन डी जो है उसमें पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। आई होप यहाँ पर अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म के डिसॉल्व होने का। ठीक है, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, लास्ट टाइम भी आया था, उससे पहले भी आया था, तो ये याद रखिए। और स्टूडेंट यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जो ऑप्शंस हैं वो थोड़ा घुमा के दे दिए जाते हैं और बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये अब कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर हमारे पार्टनर्स हैं जे के एल और एम। चार पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं ये। जे के एम डाइड इन अ रेल एक्सीडेंट। अब जे के एम तीन लोग मर गए एक रेल एक्सीडेंट में। जो एक्सीडेंट का जो रिजल्ट है वो क्या हुआ? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए। अभी अभी मैंने आपको समझाया था, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप इजिली इसका आंसर कर सकते हैं। बताइए क्या होगा। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब सी कैसे हुआ? देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि एक पार्टनर बचा और कम मिनिमम क्या है? दो। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो गया, और जब फर्म हो गया तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो अपने आप ही डिसॉल्व हो गई, यानी कि यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है। हाँ, अगर ऑप्शन में ये नहीं होता, वो सॉरी, अगर यहाँ पे ऑप्शन में आपको सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नन ऑफ द अबव
होता और आपको या फिर सिर्फ कोई और ऑप्शन दे दिया होता, लेकिन बोथ ए एंड बी नहीं दिया होता, तो आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्म पे टिक करते। लेकिन बोथ ए एंड बी दिया है, तो ये भी तो आपका करेक्ट है, क्योंकि जब फर्म डिसॉल्व हुई है तो ये तो ऑब्वियस है, पार्टनरशिप भी उनकी डिसॉल्व हो गई। इसलिए यहाँ पे बोथ ए एंड बी राइट आंसर है। समझिए बात को। अगर ऑप्शन में बोथ ए एंड बी नहीं होगा तो सिर्फ आप टिक करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पर, और अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दोनों दे रखे हैं तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। देखिए, जहाँ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है वहाँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अपने आप हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है जहाँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले कौन सी कंडीशन आती है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, पहले आई पार्टनरशिप, फिर आई फर्म। तो पार्टनरशिप से कोई कंडीशन चली होगी तभी तो फर्म तक आई, तो ये तो अपने आप यानी इसको कवर कर लिया। लेकिन ये जरूरी नहीं है ना कि कुछ जो फर्म से चली है कंडीशन वो पार्टनरशिप तक भी जाए। ठीक है, समझ रहे हो ना, इसलिए यहाँ पे फर्म है तो पार्टनरशिप अपने आप हो गया, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सी यहाँ पे बोथ एंड बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अ रिटायर्ड पार्टनर कंटिन्यूज टू बी लायबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। एक रिटायर्ड पार्टनर है, वो कंटिन्यू है लाइबल थर्ड पार्टी के लिए, कब तक, इफ ही डज नॉट गिव एनी पब्लिक नोटिस टू इस इफेक्ट, जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता कि वो वहां से रिटायर हो गया है। इफ ही हैज नॉट क्लियर ड्यूज फ्रॉम द फॉर्म, अगर उसने जब तक उसका जो क्लियर नहीं हुए हैं उसके ड्यूज। ठीक है, इफ ओनली 3 months हैव पास्ड आफ्टर हिज रनिंग, यानी अभी सिर्फ 3 month पास हुए हैं उसके रिटायरमेंट से। बताइए कब तक वो उत्तरदायी बना रहेगा एक रिटायर्ड पार्टनर। क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा यहाँ पर। जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा तब तक तो पब्लिक को यही लगेगा ना कि वो उसका पार्टनर है, और हो सकता है कोई इन्वेस्टर सिर्फ उसकी वजह से उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हो। ठीक है, तो वहां पर अब उसकी लायबिलिटी तो बन गई ना, अगर बाई चांस वो कंपनी डूबती है या किसी भी तरह का लॉस होता है तो वो इन्वेस्टर को नहीं पता कि वो वहां से रिटायर हो चुका है, वो उसने उसके पर्पज से उसकी वजह से वहां पे इन्वेस्ट किया था, तो वो अब क्लेम कर सकता है। और वहां पर ये जो रिटायर पार्टनर है उसको भी पैसा देना होगा, जो भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके बेसिस पर। इसीलिए कभी भी कोई भी पर्सन रिटायर होता है पार्टनरशिप से तो उसे एक पब्लिक नोटिस देना होता है कि वो उस कंपनी से रिटायर हो रहा है, और आगे जो भी लॉस होंगे उसमें उसका किसी भी तरह का कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखें यहाँ पर, आर एम और पी हमारे पार्टनर्स हैं। पी जो है उसकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, अब इसका रिजल्ट क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी अलग कर दी है, अब आप बताइएगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी अबव, क्या होगा आंसर। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा कि सिर्फ एक की डेथ हुई है ना, अभी दो लोग तो हैं और मिनिमम मेंबर 2 है, तो यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। अब क्या करेंगे, रिमेनिंग दो जो लोग हैं वो आपस में कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि पहले वाला कांटेक्ट तो अब खत्म हो गया क्योंकि पी की डेथ हो गई। इसलिए अब दोबारा से कांटेक्ट होगा और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है वो उनकी डिसॉल्व होके उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, फर्म का डिसॉल्वेशन नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ पार्टनर ऑन हिज डेट अकाउंट इन द एब्सेंस ऑफ अ डीड। अगर डीड की एब्सेंस नहीं है तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा पार्टनर को उसके डेथ पर। कितना दिया जाएगा, 6%। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, लिमिटेड कैपिटल है पार्टनर की, लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं, लाइबिलिटीज ऑफ सम पार्टनर्स आर लिमिटेड, या फिर लाइबिलिटीज लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स। बताइए क्या लगता है आपको इसमें आंसर।
देखिए यहाँ पे लिमिटेड पार्टनरशिप की बात करें तो लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब है कि यहाँ पर जो लिमिटेड लाइबिलिटीज है सभी पार्टनर्स की, वो सॉरी लाइबिलिटी जो है सभी पार्टनर्स की, उसको इन्होंने क्या कर दिया है, लिमिटेड कर दिया है। ठीक है, यानी कि जितने जितने शेयर्स हैं सिर्फ वो उतने के लिए ही लाइबल होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है अंडर पार्टनरशिप बिजनेस अब partner can transfer its interest voluntarily with the consent of other partners under the pressure of other partners या फिर none of the above। बताइए, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कोई भी पार्टनर अपने जो इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफर कर सकता है कब? देखिए यहाँ पर हम बात करें तो कोई भी पार्टनर वॉलेंटरली उसको राइट नहीं होता कि वो अपने जो इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफर करे। वो सिर्फ तभी ट्रांसफर कर सकता है जब सभी जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो उसकी कंसेंट देते हैं तो। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। ठीक है, तभी वो ट्रांसफर कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, इफ अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड देन, यानी कि कोई पार्टनरशिप फर्म अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या होगा? फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी पार्टनर, या फिर नो वन कैन फाइल अ केस अगेंस्ट फर्म, या फिर नो पार्टनर कैन फाइल अ केस अगेंस्ट एनी अदर पर्सन। बताइए, कोई भी पार्टनरशिप फर्म अगर रजिस्टर्ड नहीं होती है तो वो क्या नहीं कर सकती है? देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, बताइए जल्दी आप लोग, फिर मैं बताती हूँ। देखिए डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ना ही वो पर्सन किसी पे केस कर सकते हैं आपस में, ना ही किसी थर्ड पार्टी पे कर सकते हैं, और ना ही थर्ड पार्टी उन पर कर सकती है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्ट करती है ओनली कब? जब वो विल ऑफ पार्टनरशिप हो, विल ऑफ मैनेजमेंट हो, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी अबव। बताइए। देखिए कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्टेंस में तब करेगी जब वो पार्टनरशिप एट विल स्टार्ट की गई होगी। एट वो जो भी पार्टनरशिप है विल पे स्टार्ट की गई होगी। मैनेजमेंट की विल से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। जो भी पार्टनर्स हैं उन्होंने अपनी इच्छा से उसको स्टार्ट किया है तब वो एग्जिस्टेंस में आती है। लॉफुल बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से ये की जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्टनरशिप एंड्स विद इशूइंग इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड व्हेन। पार्टनरशिप एंड होती है इंफॉर्मेशन कब इशू करने पर? देर इज नो ऑब्जेक्टिव फॉर सच पार्टनर, जब उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। पार्टनरशिप बेस्ड होती है प्योरली ऑन विल, या फिर पार्टनरशिप लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, या फिर पार्टनरशिप का जो पीरियड होता है वो डेफिनेट होता है। बताइए क्या होगा यहाँ पर आंसर आपका? क्या हो जाएगा? जब कोई भी पार्टनरशिप विल पे स्टार्ट की जाती है तब वो कभी भी एंड कर सकती है। बस उसे एक सिंपल नोटिस पब्लिकली इशू करना होगा कि हाँ अब वो अपने जो भी बिजनेस है उसको वो स्टॉप कर रही है, उस पार्टनरशिप को वो एंड कर रही है। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पार्टनरशिप फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इज नोन एज। अब कोई पार्टनरशिप स्पेसिफिक पर्पस से की गई है तो उसको हम क्या बोलेंगे? जनरल पार्टनरशिप, स्पेसिफिक पार्टनरशिप, वॉलेंटरी पार्टनरशिप, या फिर लिमिटेड पार्टनरशिप? आंसर करिए। बहुत ही सिंपल है, नाम से ही आप समझ सकते हैं कि स्पेसिफिक पर्पस से की जा रही है तो उसको हम स्पेसिफिक पार्टनरशिप बोलेंगे। ठीक है, बी यहाँ पे क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अ ग्रुप ऑफ 20% डूइंग बिजनेस विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन देन इट विल बी कॉल्ड, यानी कोई भी पार्टनरशिप 20 लोगों बिजनेस किया जा रहा है 20 लोगों के साथ तो उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, या फिर लीगल कंपनी? देखिए यहाँ पे इलीगल तो कट गया, क्योंकि इलीगल तो हम उसको बोलते हैं जो इलीगल वर्क करती है। ठीक है, 20 कंपनी हम किसको बोलेंगे? 20 पर्सन की कंपनी क्या कही जाएगी? ये हमारी कही जाएगी एक पार्टनरशिप। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अ पार्टनर हैविंग नो स्टॉक्स इन द फर्म इज नोन एज। अब कोई भी पार्टनर का कोई भी स्टॉक नहीं है, एक ऐसा पार्टनर जिसके पास कोई भी स्टॉक नहीं है फर्म में, तो वो क्या कहेगा? इनएक्टिव पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, माइनर पार्टनर, या फिर एक्चुअल पार्टनर?
देखिए, इस तरह के पार्टनर हमारे कहलाते हैं इनएक्टिव पार्टनर, जिसका कोई भी स्टॉक कंपनी के अंदर नहीं होता। ये कंपनी के कोई भी बिजनेस एक्टिविटी में भी काम नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप पार्टनरशिप लीगली नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया इज। अब कोई भी पार्टनरशिप लीगली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है इंडिया के अंदर, कौन सी? जनरल पार्टनरशिप, स्पेसिफिक, लिमिटेड पार्टनरशिप या फिर वॉलेंटरी पार्टनरशिप। बताइए क्या होगा आंसर। इंडिया के अंदर कौन सी पार्टनरशिप को वो लीगली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है? वो है हमारी लिमिटेड। लिमिटेड को लीगली यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है, सबकी लाइबिलिटीज लिमिटेड हो जाती हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें आपको इनकरेक्ट लगता है? फर्म इज डिसॉल्व्ड, पार्टनरशिप रिमेन्स इंटैक्ट। पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड, फर्म्स रिमेन्स इंटैक्ट। पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड, फर्म इज ऑल्सो डिसॉल्व्ड। कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज नॉट नेसेसरी। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको ऐसा लगता है कि जो आपको इनकरेक्ट यहाँ पे दिया गया है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दोनों ही मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, तो आपको पता होगा कि इसमें आप कौन सा ऑप्शंस गलत लग रहा है। आंसर करिए। क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर आपका? देखिए, इनकरेक्ट की बात करें तो बी हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई लेकिन फर्म्स रिमेन्स इंटैक्ट है। ठीक है। बताइए क्या लगता है आपको आंसर इसका? ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूं, क्योंकि इस पे मैंने आपको शॉर्ट बनाई थी और आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा रखा है। इसका आंसर आप करिएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि वो किसने देखा था और किस किस को वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिए। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ माइनर इन अ फर्म, एक माइनर फर्म में है क्या? कैन नॉट बी मेड अ पार्टनर, पार्टनर नहीं बन सकता। कैन बी मेड अ पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की कंसेंट से बन सकता है। कैन बी मेड अ पार्टनर एज अडल्ट आर मेड, जब वो अडल्ट हो जाए तब वो पार्टनर बन सकता है। या फिर वो पार्टनर बन सकता है ओनली इफ इट इज मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये मेंशन किया गया कॉन्ट्रैक्ट में। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्या लग रहा है आपको? देखिए, इसके राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा डी। वो पार्टनर बन सकता है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में गिवन है। लेकिन आपको एक बात और समझनी चाहिए, कोई भी माइनर पार्टनर तब भी बन सकता है जब उसमें ये सब मेंशन होगा कि कंपनी की जो भी लॉस है उसको बियर नहीं करने हैं, कंपनी के सिर्फ वो प्रॉफिट लेगा। क्योंकि एक माइनर को सिर्फ प्रॉफिट लेने का राइट होता है और उसके जो भी खर्चे हैं या कंपनी के जो भी लॉस हैं उसको उसमें किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग इज। अब प्रॉफिट शेयरिंग है क्या? अ, आपको बताना है कौन सी करेक्टरिस्टिक है। इसेंशियल है, केवल एक ऑब्जेक्टिव है, फाइनल रिजल्ट है या फिर नॉट वेल डिफाइंड। क्या लगता है आपको प्रॉफिट शेयरिंग किस तरह की है? पार्टनरशिप की करेक्टरिस्टिक जल्दी बताइए। देखिए, पार्टनरशिप की कुछ इम्पोर्टेंट, बेसिक भी बोल सकते हैं, एसेंशियल भी बोल सकते हैं, होती हैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि एन एसेंशियल। प्रॉफिट शेयरिंग एक एसेंशियल करेक्टरिस्टिक है पार्टनरशिप की। और एसेंशियल में कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे कि टू और मोर पर्सन होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, ये सब इसकी एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स का पार्ट है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस इज शेयर्ड। पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर किया जाता है क्या? इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल कंट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल द पार्टनर्स, इन प्रोपोर्शन टू फंक्शनल पार्टिसिपेशन इन डे टू डे ऑपरेशन या फिर नॉट वेल डिफाइंड। क्या लगता है इसको आंसर आपको? पार्टनरशिप की डीड में प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से शेयर किया जाएगा?
देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इक्वली। अगर पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर किया जाता है इक्वली, जो भी पार्टनर्स होंगे, नहीं तो जो भी वहाँ पे उनके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म इज। अब अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप में फर्म है क्या? एन इलीगल एसोसिएशन, कैन डू बिजनेस आफ्टर पेइंग द पेनल्टी, कैन डू बिजनेस ओनली आफ्टर टेकिंग स्पेशल परमिशन, कैन डू बिजनेस अंडर सर्टेन बाइंडिंग्स। बताइए अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप में फर्म क्या है? क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर? डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आंसर, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप में कुछ बाइंडिंग्स हो जाती हैं, जैसे कि वो किसी पे केस नहीं कर सकता, वो आपस में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्प्यूट होगा तो पार्टनर्स एक दूसरे के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं, और कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जो भी रजिस्टर्ड होते हैं, उस तरह के बेनिफिट्स इनको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बाइंडिंग्स होती हैं जो या हम बोल सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस होती हैं अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब पार्टनरशिप फर्म अरेंजेस कैपिटल। अब पार्टनरशिप फर्म जो है वो कैपिटल अरेंज करती है थ्रू फ्लोटिंग शेयर इन द मार्केट, थ्रू फ्लोटिंग डिवेंचर्स इन कैपिटल मार्केट, थ्रू म्यूचुअली एम्प्लॉयड कैपिटल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या लगता है आपको, एक पार्टनरशिप फर्म किस तरह से अरेंज करेगी कैपिटल को? देखिए ये सारे ही ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। वो फ्लोटिंग शेयर के थ्रू भी कर सकती है, डिवेंचर्स के थ्रू भी कर सकती है, और म्यूचुअली कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि वो खुद के रूप से भी आपस में सब लोग इकट्ठा करके भी कैपिटल को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इंक्लूड इन अ पार्टनरशिप फर्म। इसमें से कौन सा फैक्टर हमारा पार्टनरशिप फर्म में इंक्लूड नहीं होता? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंडिविजुअल मैनेजमेंट, कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस, या फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बताइए, आपको वो फैक्टर बताना है जो पार्टनरशिप में नहीं होता। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, इंडिविजुअल मैनेजमेंट। इसमें इंडिविजुअल मैनेजमेंट नहीं होता क्योंकि सब लोग काम कर रहे हैं तो सबका मैनेजमेंट होगा, सब पार्टिसिपेट करेंगे मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो इंडिविजुअल मैनेजमेंट के यहाँ पे हम बोल सकते हैं लैक होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी तो होती है क्योंकि कोई भी चीज़ होगी वो सिर्फ जितने मेंबर्स हैं उनको पता है, बाहर वाले को किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में। कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस होता है, जो भी काम कर किया जाता है ये सोच के काम किया जाता है कि वो आगे लॉन्ग टर्म तक रहेगा। और इनकी लाइबिलिटीज भी अनलिमिटेड होती हैं, इनकी पर्सनल असेट्स भी यूज की जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड एट। एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होती है द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, द टाइम ऑफ सेपरेशन ऑफ अ पार्टनर, विद इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, या फिर एनी टाइम आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्म। बताइए एक पार्टनरशिप फर्म को कब रजिस्टर किया जाता है? बहुत ही सिंपल है, इजली आप बता सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी। इस्टेब्लिशमेंट के बाद आप कभी भी उस फर्म को रजिस्टर करा सकते हैं, यानी कि आपने इस्टेब्लिशमेंट कराया उसके बाद आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर अपनी कंपनी का नाम, जितने मेंबर्स हैं उनका एड्रेस, और क्या कैपिटल रहेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप रजिस्ट्रार को देंगे, और वहाँ पर फिर अपनी कंपनी को, जो भी पार्टनरशिप फर्म है उसको आप रजिस्टर कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, द पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म डज नॉट हैव अ राइट टू। अ पार्टनर अनरजिस्टर्ड फंड में क्या राइट नहीं होते? शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म, पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म, डिमांड्स अमाउंट्स आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, या फिर फाइल अ सुट अगेंस्ट दिस पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। क्या लगता है आपको? एक अनरजिस्टर्ड पार्टनर भी बोल सकते हैं इसको हम, या अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर, उसको क्या राइट नहीं मिलता है? क्या हो जाएगा आंसर? देखिए यहाँ पर अभी भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर अनरजिस्टर्ड फर्म का कोई पार्टनर है तो उसको राइट नहीं होता कि वो किसी के ऊपर केस करे, या फिर कोई उसके ऊपर करे, या वो फर्म के ऊपर करे, यानी कि कोई भी आपस में यहाँ पे केस का इनको राइट नहीं होता है। ना फर्म कर सकती है पार्टनर के ऊपर, ना पार्टनर कर सकते हैं पार्टनर के ऊपर, ना ही पार्टनर कर सकते हैं फर्म के ऊपर। ओके, नेक्स्ट आइए, इन द रियलाइजेशन अकाउंट
prepared on the dissolution of a firm if debit side is more than the credit side then it indicates, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट जब आप प्रिपेयर करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के समय तो डेबिट साइड ज़्यादा है आपकी क्रेडिट साइड से, तो ये क्या इंडिकेट करती है? प्रॉफिट लॉस लाइबिलिटीज आर मोर देन असेट्स या फिर असेट्स आर मोर देन लाइबिलिटीज। बताइए क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर? देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा सिंपली हमारा लॉस। ये लॉस को बताएगा क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा है डेबिट साइड ज्यादा है, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होती तो ये आपकी प्रॉफिट को बताती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी इट इज इम्प्लाइड दैट ओल्ड पार्टनर्स विल कंट्रीब्यूट टू न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर इक्वल प्रोपोर्शन। बताइए एग्रीमेंट की एब्सेंस में ये इम्प्लाइड है कि ओल्ड पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे न्यू पार्टनर्स को शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ क्या कितने शेयर में करेंगे? कैपिटल के शेयर में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में या फिर इक्वल प्रोपोर्शन में। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर एग्रीमेंट की एब्सेंस है, यानी कि एग्रीमेंट इनका कोई भी नहीं है, तो इस केस में अगर कोई भी ओल्ड पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है न्यू पार्टनर के साथ, यानी कि कोई नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है, तो जो पुराने साझेदार हैं उसको अपना जो लाभ देंगे वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि पुराने साझेदार नए साझेदारों को लाभ के हिस्से के अनुपात में योगदान देंगे, वो हो जाएगा हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन पार्टनरशिप एम ऑफ अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज टू make profit on the death of a partner, make sufficient cash available to the settle the claims of heirs of the deceased partner, strengthen the financial position of the firm या फिर none of the above। कौन सा आपको यहाँ पे राइट आंसर लगता है? पार्टनरशिप फर्म का में जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो होती है उसका एम क्या होता है? देखिए यहाँ पर इसका जो एम होगा वो होगा सफिशिएंट कैश अवेलेबल कराना, कोई भी जो हियर है उसको डिसीज पार्टनर के हेयर को देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या होगा आपका सही आंसर यहाँ पर? बताइए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कब करते हो आप लोग? देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एडमिशन के टाइम पर भी आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करोगे, रिटायरमेंट के टाइम पर भी और डेथ के टाइम पर भी। ये तीनों ही ऐसी कंडीशंस हैं जब आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन। आज थोड़ा शॉर्ट था, उस वजह से आपको प्रॉब्लम हुई होगी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन क्लास भी करना जरूरी था। तो आई होप किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी लगती है आपको क्वेश्चन में तो प्लीज़ नीचे क्वेश्चन में ज़रूर बताइएगा।